बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की और हमारा फोकस बिहार है क्योंकि अगला चुनावी राज्य भी बिहार है और नीतीश कुमार के बेटे की राजनीति में एंट्री को लेकर अब तो उनकी पार्टी खुलकर बोलने लगी है। आपको हमने ब्रेक से पहले एक विधायक जेडीयू के उनका बयान सुनाया कि आना ही चाहिए निशांत को और पार्टी संभालनी चाहिए। आज लड़ रहे हैं हम नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव, अगला चुनाव किसके चेहरे पर लड़ोगे, कौन संभालेगा पार्टी, वो परिवार का ही व्यक्ति हो सकता है, इसलिए निशांत को अब पार्टी में आ जाना चाहिए। खुलकर ये बात हो गई। हमने आपको प्रशांत किशोर की बात सुनवाई। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि अब मेंटली रिटायर हो चुके हैं नीतीश कुमार, कैमरे पर आए, मंत्रियों के नाम बता दें तो हम मान जाएंगे कि वो फिट हैं। अब बात जरा उससे आगे की, अब जरा कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं क्योंकि यहां बीजेपी जेडीयू है तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी और आरजेडी है। कांग्रेस और आरजेडी के अंदर अब ये और दोनों की ताकत जो है कम नहीं है। बिहार में आरजेडी पर अब दबाव बनाने की तैयारी में कांग्रेस पार्टी है और गठबंधन में ज्यादा से ज्यादा सीटों की डिमांड करेगी। इसकी पृष्ठभूमि यह है कि अब आरजेडी के लोग भी खुलकर यह कहते हैं कि पिछले चुनाव में हमने जरूरत से बहुत सीटें ज्यादा दे दी थी कांग्रेस पार्टी को और उसका स्ट्राइक रेट बहुत खराब रहा। अगर उसमें से कुछ सीटें आरजेडी ही और लड़ ली होती तो हम सरकार बना लेते। पिछली बार कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था और शायद 19 सीटें वो जीती थी। बिहार कांग्रेस के नेताओं के साथ हाई कमान की एक मीटिंग भी होने वाली है। लेकिन लोकसभा चुनाव में अगर आप देखें तो एक ही सही, लेकिन कांग्रेस को ज्यादा सीट मिली है। आरजेडी से 3 कांग्रेस को मिली है, 2 आरजेडी को मिली है। तो कांग्रेस अब इसी को आधार बनाकर ये दबाव बनाएगी। हमारे साथ विजय लक्ष्मी जुड़ रही है, हमारी सहयोगी, वो बिहार पर आपको एक खबर देंगे। फिर विजय आपकी केरल पर भी जरूरत पड़ेगी, लेकिन बिहार में क्या कांग्रेस पार्टी का क्या प्लान है आगे? देखिए सौरभ, कांग्रेस पार्टी मानती है कि पिछली बार जो नेगोशिएट किया कांग्रेस पार्टी ने सीट्स को लेकर, वो नेगोशिएशन ठीक नहीं रहा और जहां जहां पर राजद कमज़ोर थी या जहां पर जातीय समीकरण इंडिया अलायंस के पक्ष में नहीं थे, वो सारी सीटें राजद ने कांग्रेस को थमा दी। जैसे खगड़िया, पश्चिमी चंपारण, नालंदा, गोपालगंज, गया, इन डिस्ट्रिक्ट्स में कुछ कुछ विधानसभाएं थी जहां पर जातीय समीकरण राजद या इंडिया अलायंस के बिल्कुल भी फेवर में नहीं है। ये तमाम सीटें जो हैं राजद ने कांग्रेस पार्टी को दे दी, जिसकी वजह से कांग्रेस का जो स्ट्राइक रेट है वो विधानसभा में खराब हो गया। कांग्रेस को सीटें देखने में तो जरूर ज्यादा मिली 70, लेकिन जीतने में सिर्फ 19 सीटें ही वो जीत पाई। इस बार जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी क्वांटिटी पे ना फोकस करके क्वालिटी पर फोकस करेगी। सीटें भले कम मिले लेकिन जो जिताऊ सीटें हैं वो कांग्रेस पार्टी फोकस करेगी। राहुल गांधी और कांग्रेस के अध्यक्ष ने तमाम सीनियर लीडर्स को एक लिस्ट उन्हें देने के लिए कहा है। पूरी एक एक्सरसाइज हो रही है जिसमें उन्होंने कहा है नेताओं को कि वो बताएं कौन कौन सी सीटें कांग्रेस पार्टी को राजद से मांगनी चाहिए और उसके पीछे उनके क्या आधार हैं, क्या तथ्य हैं, क्या जातीय समीकरण है। तो इस बार कांग्रेस पार्टी का फोकस विनेबिलिटी होगा, ना कि ज़्यादा सीटें लेकर के अपना स्ट्राइक रेट खराब करना। अब अगर आप लोकसभा चुनाव में देखें तो गोपालगंज जैसी सीट, जिसकी काफ़ी सारी विधानसभा सीटें कांग्रेस पार्टी को गई थी पिछली बार के विधानसभा चुनाव में, कांग्रेस पार्टी ने वो सीटें हारी। इस बार राजद को वो सीट गई। इसी तरह से नालंदा की कई जिले की कई सीटें थी विधानसभा में जो कांग्रेस को मिली, लेकिन कांग्रेस हारी। लेकिन इस बार लोकसभा में वो सीट राजद को गई और कांग्रेस को लगता है कि लोकसभा में उन्होंने बेहतर नेगोशिएशन किया। तो 2025 के विधानसभा चुनावों में पूरी ताकत कांग्रेस इसी पर झोंकेगी कि विनेबिलिटी वाली सीटों पर कांग्रेस फोकस करे और राजद से वही सीटें ले। विजय, फिलहाल शुक्रिया आपका विजय लक्ष्मी। अखिलेश प्रसाद सिंह जो हैं राज्यसभा के सांसद हैं कांग्रेस पार्टी के और इनका एक स्टेटमेंट, और ये बिहार प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, कि इस बार हमको 45 सीटें जीतने का लक्ष्य रखना चाहिए बिहार के अंदर। एक दूसरी चर्चा ये भी चल रही है कि वहां अध्यक्ष को बदला भी जा सकता है और कन्हैया कुमार का नाम उसके लिए चल रहा है। पहले तो कांग्रेस पार्टी के इस दावे में आप कितना दम देखते हैं कि हमारा स्ट्राइक रेट कम रहा, इसके पीछे अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स था? नहीं, इस पर चर्चा कांग्रेस पार्टी में काफ़ी हुई है कि ये अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन था कि जो बहुत कमज़ोर सीट्स थी वो नंबर के हिसाब से उनको दे दी गई। ऐसा उत्तर प्रदेश के विधानसभा के उपचुनावों में भी हुआ था, इसलिए कांग्रेस ने उस समय लड़ा ही नहीं वो सीट, क्योंकि नंबर आपको दिखने में ज़्यादा हो जाए और आपकी स्ट्राइक रेट कम हो। लेकिन कोई भी पार्टी, यदि मान लीजिए आरजेडी है, वो कोई मजबूत सीट उनकी होगी तो वो तो नहीं देगी कांग्रेस को। और जब आप कोई भी सीट पर लड़ने जाते हैं तो आपको उसके लिए ये कहना कि कमजोर सीट थी, तो फिर अरविंद केजरीवाल को परवेश वर्मा नहीं हरा पाते ना, मनीष सिसोदिया को भी नहीं हरा पाते। हर सीट कमजोर, हर सीट मजबूत होती है। आप लड़ाई कैसे लड़ रहे हैं, कांग्रेस को ये तैयारी देखनी है कि वो लड़ाई कैसे लड़ना चाहती है। सीट्स के नेगोशिएशन में भी हो सकता है और मुझे लगता है इस बार उनका नंबर पर फोकस नहीं, क्योंकि आरजेडी शायद 70 सीटें नहीं भी दे उनको, लेकिन वो चाहते हैं कुछ मजबूत सीटें जो कांग्रेस के हिसाब से मजबूत सीटें हो सकती है।
वो उसको मिले और कांग्रेस आरजेडी मिलकर मजबूत लड़ाई कांग्रेस लड़ वीक रहे लिंक हैं। है क्या वहां ऑपोजिशन के खेमे में? वीक लिंक नहीं है, लेकिन वीक है। ओके, मतलब लिंक नहीं है, क्योंकि उसके बिना भी आरजेडी को नुकसान हो सकता है। अकेले आरजेडी उस तरह से चुनाव को नहीं लड़ सकती, कांग्रेस की मदद उसका बहुत महत्वपूर्ण जरूरी हिस्सा है। जरूरी है। कांग्रेस जैसे चिराग पासवान है वैसे कांग्रेस है। चिराग पासवान को आपने गठबंधन में सीटें नहीं दी, वो अलग से चुनाव लड़े, तो नीतीश कुमार को उन्होंने 35 सीटों पर निपटा ही दिया विधानसभा के अंदर। भले ही वो खुद नहीं जीत पाए, एक सीट जीते चिराग पासवान 2020 के चुनाव में, उनको एक सीट मिली थी, लेकिन एनडीए को हराने में बड़ी भूमिका उन्होंने निभाई। चिराग से बेहतर तो स्थिति में मुझे लग रहा है कि कांग्रेस को ज्यादा सीटों को बेहतर जहां जीतने की संभावना वहां लड़े, लेकिन इस बार वाम दल भी उनके साथ, अगर आप देखेंगे तो वाम दल का भी एक दावा जो पिछली बार तो हमेशा ही साथ रहते हैं। नहीं, लेकिन अब सीटों के ऊपर जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो वाम दल का भी वही फोकस ज्यादा है जहां कांग्रेस का फोकस सर, एक ज्यादा है। इंटरेस्टिंग खबर है बिहार से। बिहार में इस वक्त ये खबर है, जीतन राम मांझी अब मंत्री हो गए, उन्होंने एक दलित समागम बुलाया है पटना के गांधी मैदान में, और वहां नीतीश कुमार को भी उसमें इनवाइट किया गया था, और दूसरे उप मुख्यमंत्री जो हैं वो भी वहां पर थे बीजेपी के। लेकिन खबर यह है कि नीतीश कुमार गए इतने बड़े कार्यक्रम में और 1 लाख लोगों के जुटने का दावा उस सभा में किया जा रहा था, लेकिन मंच पर जाकर माइक संभाला और केवल 15 सेकंड का भाषण दिया और स्पीच देकर वापस लौट आए। जीतन राम मांझी ने खास तौर पर नीतीश कुमार को बुलाया था, और इसमें एक एनेक्डोट इसमें यह है कि जीतन राम मांझी के बेटे जो बिहार में मंत्री हैं, उनके 2 मंत्रालय इस वक्त अभी ले लिए गए थे जब अभी मंत्रिमंडल विस्तार हुआ। इसके बावजूद वो गए नीतीश कुमार वहां पर, लेकिन 15 सेकंड की स्पीच, एक बार जरा अगर है हमारे पास वो हिस्सा तो सुना देते हैं। मैं आप सब लोगों का नमन करता हूं। आज पार्टी की मीटिंग हो रही है, इसके लिए बधाई, और उसी के बारे में मुझको जानकारी मिली तो हम यहां आकर के सबको बधाई देने के लिए आए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बधाई देकर के अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार में चुनाव है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, दलित समागम है, हजारों की भीड़, अगर 1 लाख नहीं तो भी लोग वहां मौजूद हैं, आप मंच पर 15 सेकंड बोलकर वापस आ जाएंगे। नीतीश चंद्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीतीश, हमने सुन लिया, अब ये भी ना कहते नीतीश कुमार तो कोई बात नहीं थी, ना जाते तो भी कोई बात नहीं थी, 15 सेकंड का भाषण। जी हाँ, बिल्कुल। चूंकि ये जीतन राम मांझी की पार्टी का कार्यक्रम था, तो आमतौर पर नीतीश कुमार इस तरह की सभाओं में नहीं जाते हैं। हालांकि वो गए, चुनावी साल है तो जाहिर है एक ये वजह हो सकती है, लेकिन जितने कम समय उन्होंने बोला है ये बात जाहिर है चौंकाती है। चूँकि बिहार विधानसभा में अभी वो जब पहुँचे थे तो यहाँ पर सोमवार के लिए सदन जो स्थगित हो गया है। अब आगे कोई बहुत व्यस्तता होगी अभी मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन फिर भी जब वहाँ गए तो सिर्फ 15 सेकेंड ही वहाँ पर बोलना, ये जाहिर अपने आप में हैरान करने वाली बात है। और ये भी संभव है कि नीतीश कुमार जब आजकल भाषण दे रहे हैं तो कई बार थोड़ी उनकी जुबान फिसल जा रही है, तो शायद एक रणनीति के तहत ये फैसला उनके सलाहकारों ने लिया हो। लेकिन जाहिर है जिस तरह वहाँ पर गए, हालांकि बहुत गर्मजोशी से मिलते हुए नजर आ रहे हैं जीतन राम मांझी और उनके बेटे से, और कई बार ये भी लग रहा था आज सुबह में कि नीतीश कुमार क्या जाएंगे, ये चूंकि जीतन राम मांझी के पार्टी का कार्यक्रम है, तो ऐसे में ये पता चला कि 1 बजे के आसपास वो जाएंगे। पहुँचे जरूर, लेकिन बहुत ही कम समय दिया, और जाहिर है जितना कम उन्होंने कहा है, आमतौर पर जो नीतीश कुमार पहले हुआ करते थे उससे तो बिल्कुल ही ये अलग नीतीश कुमार। ये जानकारी है क्या नीतीश आपको कि मंच पर, स्टेज पर रुके कितनी देर वो? भाई इतना ही बोले और बोल के आ ही गए या रुके वहां पर? मिलके चले गए होंगे। जहाँ कुछ देर पहले वो आए थे, जहाँ पर एक औपचारिकताएं होती हैं, जो स्वागत किया जाता है, बुके देते हैं, ये सारी चीज़ें हुई। लेकिन जैसे ही उनके संबोधन का समय आया उसके बाद वो वहाँ से चले गए। हालांकि अभी ये पता करना होगा कि आखिर क्या कोई आगे व्यस्तता थी या पहले ही उन्होंने कहा था कि उनके पास समय नहीं है, मांझी जी की तरफ से क्या कोई बहुत दबाव था, ये सब अभी नहीं कहा जा सकता। लेकिन जाहिर है जब आप सार्वजनिक मंच पर हैं और वहाँ पर भीड़ जुटी हुई है और चुनावी साल है, जीतन राम मांझी जो हैं आपके सहयोगी पहले रह चुके हैं, जेडीयू के कोटे में ही हम आती है, तो ऐसे में जब आप वहाँ गए तो ऐसे में तो जरूर की होगी, हम पार्टी के लोगों ने भी, कि नीतीश कुमार अपना जो संबोधन है थोड़ा और लंबा करेंगे। नीतीश बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका। भाई चुनावी साल हो ना हो, नेता तो मौका ढूंढते हैं पब्लिक स्पीच का, और चुनावी वर्ष में ऐसा मौका, हजारों की भीड़ सामने हो और दलित समाज का मामला हो, मुख्यमंत्री जाएं और बस धन्यवाद धन्यवाद करके आ जाएं, अब उसमें कुछ
नॉर्मल इसमें आपको लग रहा है या कुछ था और मामला? नहीं, देखिए, मैंने एक शब्द का उपयोग किया, नीतीश जी शिथिल पड़ गए हैं उम्र के आयु के इस पड़ाव पर। बधाई बधाई धन्यवाद, बस इतना ही है उनका भाषण। अब इससे अच्छा तो वो ना आते या उनका कोई संदेश वाहक आता और कहता कि नीतीश जी इस कार्यक्रम में व्यस्त हैं और उन्होंने ये संदेश भेजा है। राजनीतिक तौर पर ये बहुत अच्छा नहीं है और ये भी देखना होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि नीतीश कुमार का ये व्यवहार राजनीतिक तौर पर एनडीए के लिए भी भारी न पड़ने लगे, क्योंकि लगातार इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं और जाहिर है जब चुनाव और जिसको हम कहते हैं चुनाव चढ़ जाएगा तो चढ़ते चुनाव में तो एक ऐसी गड़बड़ होगी और चढ़ के कहां नीचे लुढ़क जाएंगे वो भी बहुत समझ पाना मुश्किल है। इसकी चर्चा हो रही है, ये तो स्वाभाविक ही है ना कि होगी ही भाई। अब इससे ज्यादा क्या होगा? किसी व्यक्ति को जो 2005 से 2025 2 दशक से मुख्यमंत्री है, जिस व्यक्ति को एक समय में कहा जा रहा था कि यह प्रधानमंत्री पद का दावेदार होगा, जो बिहार की जनता के साथ सबसे जुड़ा हुआ नेता माना जाता है, उसके पास बोलने के लिए कुछ शब्द नहीं बचे। बधाई बधाई धन्यवाद में खत्म हो गए। और यह मुझे लगता है कि जनता दल यूनाइटेड के लिए तो बड़ी चिंता की बात है ही, भारतीय जनता पार्टी को भी सोचना होगा। और मैं फिर कह रहा हूं, अगर निशांत कुमार राजनीति में आते हैं तो कल आना है तो आ जाएं, विधानसभा सीट तय हो जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को स्टीयरिंग ड्राइविंग सीट संभालनी ही पड़ेगी। इसके अलावा कोई रास्ता मैं जरा डेविल्स एडवोकेट की भूमिका में अगर आऊं, अक्सर आपने देखा होगा कि आप लोग भी साथ भी होता होगा, आप सब सेलिब्रिटी लोग हैं, किसी ने शादी में बुलाया, अब टाइम नहीं है लेकिन जाना ही है यार, 4 शादियों में जाना है, गए केवल और आपने लिफाफा दिया, मंच पर दूल्हा दुल्हन के साथ फोटो खिंचाई और आ गए। होता है, लोग करते हैं ऐसा, लेकिन नेता करते हैं क्या ऐसा? नहीं, और रैली में नीतीश कुमार जैसा नेता तो बिल्कुल नहीं करता। वो जबरदस्ती से जुड़ा नेता रहे हैं और जीतनराम मांझी तो उनके पार्टी के रहे। हालांकि ठीक है, उन्होंने नीतीश कुमार ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया, बाद में वो धोखा दे गए। आज तो कैबिनेट में मंत्री है उनका बेटा संतोष कुमार सुमन, नीतीश सरकार में कैबिनेट मंत्री है। आप जा रहे हो तो आप कम से कम 5 मिनट का तो भाषण देंगे। मुझे लग रहा है कि नीतीश कुमार के लिए एक बड़ी समस्या है ये, और हमें बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सौरभ जी, मंडे से तो बजट सत्र शुरू हो रहा है बिहार में। नीतीश कुमार को तो विधानसभा में बोलना पड़ेगा। अब देखते हैं वो कितने देर विधानसभा में बोलते हैं। विधानसभा में भी नमस्ते नमस्ते कर देते हैं और बैठ जाते हैं कि कोई और बोलेगा और बोलेंगे तो। कोई खबर कभी सुनी आपने? नहीं, नाराजगी तो उनकी रही होगी अब, लेकिन अब ठीक है, वो मामला शांत हो गया बिल्कुल। अब मांझी साहब भी अब कैबिनेट मंत्री बन गए हैं। अब मांझी साहब भी एनडीए के घटक दल है, तो नीतीश कुमार उम्र के जिस पड़ाव में है और जेडीयू जितनी कमजोर हो गई तो नीतीश कुमार को उनसे बहुत शिकायत नहीं होगी। लेकिन स्वास्थ्य की जो समस्या है उसकी असली परीक्षा तो अब जो 17 सोमवार से शुरू हो रहा है विधानसभा का सत्र, बिहार सरकार का बजट सेशन, उसमें पता पड़ जाएगा। नीतीश कुमार को बोलना पड़ेगा मुख्यमंत्री को, क्या वहां पर वो भाषण देते हैं, और भाषण देते तो क्या किसी उनके भाषण से कोई विवाद खड़ा होता है, ये देखने वाली बात होगी कि वहां वो 10 से 15 मिनट का भाषण आराम से दे पाते कि नहीं। असली नीतीश कुमार का स्वास्थ्य कैसा है ये बिहार विधानसभा के पटल पर प्रूव हो जाएगा इस बार, मुझे लग रहा है। अच्छा चलिए, अच्छा हम लोग चर्चा कर रहे हैं बिहार की, थोड़ा और समय मिला तो कल हमने प्रोग्राम में एक चर्चा की थी शाम में कि एक सी वोटर का सर्वे आया है। उस सी वोटर के सर्वे में कुछ चौंकाने वाली बातें हैं, कितना सही है मैं नहीं कह सकता। तेजस्वी यादव की पॉपुलैरिटी सीएम फेस के लिए 41% पर और नीतीश कुमार की मात्र 18% पर। तीसरे नंबर पर प्रशांत किशोर हैं 15% पर। प्रशांत किशोर नीतीश कुमार में केवल 3% का अंतर और दुगने से ज्यादा का अंतर तेजस्वी और नीतीश कुमार के अंदर है। ये तो है ही बात 20 साल की सीएम की बात। नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी को लेकर के 61% लोग कहते हैं हाँ उनकी विश्वसनीयता घट गई है, और 50% लोग कहते हैं हम इस सरकार से नाराज हैं और हम बदलाव चाहते हैं। विजय जी, एक सर्वे की बात है इसलिए मैं बहुत ज्यादा उसको नहीं, सीएसडीएस का सर्वे है, सी वोटर का ये सर्वे सी वोटर का है। तो इससे पहले सीएसडीएस का एक सर्वे आया था दिल्ली सरकार को लेकर, मतलब मैं सर्वे पर नहीं, एक सर्वे के रेफरेंस के तौर पे कह रहा हूँ। उसमें कहा गया था कि अरविंद केजरीवाल साहब सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री के तौर पे देखे जा रहे 33% पे, और बीजेपी का कोई भी लीडर 13% पर था। बाकी नतीजा तो आपने देख ही लिया कि क्या हुआ है दिल्ली में। खैर वो नहीं है मसला। क्या है कि सी वोटर का भी सर्वे, उस पर कोई चैलेंज में नहीं कर रहा। अभी हम जब चर्चा बार बार करते हैं कि नीतीश कुमार होंगे कि कौन होगा, तो क्यों हम ये भूल जाते हैं कि नीतीश कुमार की सरकार बनने वाली है। चुनाव के नतीजे तो ये भी बता सकते हैं ना कि हो सकता है एनडीए की सरकार ना बने। तो तेजस्वी मतलब हम अभी तक मतलब आज तक अभी सब मीडिया में यही चर्चा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे कि नहीं होंगे। अरे मुख्यमंत्री बनने का मौका आएगा कि नहीं आएगा ये तो चर्चा है ना कि अगर जीते ठीक है। तो वो सीएसडीएस का ये सी वोटर का सर्वे पर भी चर्चा हो सकती है कि तेजस्वी जी और नीतीश कुमार सरकार की लोकप्रियता घटी है, इसमें तो कोई सवाल नहीं है। लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं कि नीतीश जी आए, यदि वो नहीं आते तो फिर तो बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते
अगर प्रोग्राम में नहीं प्रोग्राम में नहीं जाते, कि जीतन राम मांझी के प्रोग्राम में नहीं गए। जीतन राम मांझी से उनकी नाराजगी तो कोई छुपी हुई नहीं है। उन्होंने विधानसभा में भी बोला कि कैसे गलती कर दी थी उन्होंने मुख्यमंत्री बनाकर, और मंत्री जो उनके बेटे को बनाया है वो एनडीए की वजह से बनाया है। सर भाई बस एक छोटे सा इंपॉर्टेंट बात रह गई, इसकी चर्चा हमने पहले करनी चाहिए थी। दिलीप जायसवाल जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनका स्टेटमेंट है कि नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद कौन मुख्यमंत्री बनेगा ये पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। आप कहेंगे इसमें क्या गलत है, लेकिन यही है। नहीं, दिलीप जी लग रहा है कि कहानी कुर्सी की बहुत देखते हैं। हम लोग पिछले लंबे समय से यही तो कह रहे थे। चलिए, किसी भाजपा नेता ने ये कहा, मुझे लगता है कि ये जिस तरह से राजनीतिक घटनाक्रम, मैं ये कहते हुए ना कई बार आपके मन में कुछ प्रतिध्वनि आती है, तो उस वक्त मुझे रवि किशन याद आ रहे हैं जो कहते हैं बिहार बवाल है। तो ये बवाल टाइप हो गया है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आपके अच्छा चले ठीक है। बिहार की खूब बात कर ली ये बात हमने। तो साफ हो गई है ना कि जो स्टीयरिंग पर बीजेपी ही रहना चाहती है, जो शिंदे जी बनना है, अब कब बनना है नीतीश कुमार जी को, अब इसमें शक नहीं रह गया।